हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ हैं। उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग 2025 एग्जाम की आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। 2 महीने आपके पास रह गए हैं ऑलमोस्ट। और हमारे द्वारा विशेष सीरीज भी दोस्तों आपके लिए शुरू कर दी गई है कंबाइंड मॉडल पेपर की। इसका पार्ट 1 हमने दोस्तों अपलोड कर दिया है। कंबाइंड मॉडल पेपर में दोस्तों हम आपको सभी सब्जेक्ट्स के प्रश्न करवा रहे हैं जो कि आपके प्रवक्ता स्क्रीनिंग में आते हैं। आपके प्रवक्ता स्क्रीनिंग में दोस्तों 5 सब्जेक्ट्स आते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड, दूसरा है उत्तराखंड जीके, तीसरा है नॉर्मल जीके, इसके अलावा रीजनिंग और हिंदी। तो सभी के दोस्तों हम आपको प्रश्न करवा रहे हैं जिससे कि आपकी पूरी एग्जाम की प्रिपरेशन हो जाए। आपको पूरा एग्जाम का हम यहाँ पर माहौल क्रिएट करके दे रहे हैं। इन मॉडल पेपर को जब आप दोस्तों सॉल्व करेंगे तो आपको अलग ही कॉन्फिडेंस अपने अंदर महसूस होगा और डेफिनेटली आप एग्जाम में भी अच्छा करेंगे। तो आपको करना क्या है, इन मॉडल पेपर्स को देखना है, इनको सॉल्व करना है। इससे रिलेटेड जो भी हम आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स बताते हैं उनको आपने नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि इनसे प्रश्न डायरेक्टली भी आ सकते हैं और इनडायरेक्टली भी आ सकते हैं। इससे पहले वाला जो मॉडल पेपर हमने अपलोड किया था उसको आप सभी ने बहुत अप्रिशिएट किया। काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स थे वो बोले थे कि सर इस सीरीज़ को अब लगातार कंटिन्यू करें। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि दोस्तों इसको लगातार हम कंटिन्यू करते रहे। बस आप लोगों के अप्रिशिएशन की इसमें आवश्यकता रहेगी। आज भी आपके लिए एक बेहतरीन मॉडल पेपर लेकर आए हैं जिसमें आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे, हर सब्जेक्ट के 5 क्वेश्चन, और उससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी आपको जरूर बताएंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करेंगे। 25 में से कितने मार्क्स आएंगे सभी लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडल पेपर नंबर 2, कंबाइंड मॉडल पेपर। सबसे पहला प्रश्न टीचिंग एप्टीट्यूड का, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा दिए गए प्रतिवेदन में से कौन सा एक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन द रिपोर्ट्स गिवन बाय द नेशनल नॉलेज कमीशन? ज्ञान की सुलभता, एक्सेसिबिलिटी ऑफ नॉलेज, ज्ञान का अनुभव, एक्सपीरियंस ऑफ नॉलेज, ज्ञान के सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज, या अनुप्रयोग एप्लीकेशन? तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? एक बार विचार करिए क्या होना चाहिए। वीडियो को पॉज कर लो, उसके बाद हम आंसर दे सकते हो। ज्ञान का अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस ऑफ नॉलेज। देखिए जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है इसने अपना जो प्रतिवेदन है दोस्तों 5 भागों में दिया था। 5 भाग कौन कौन से हैं ध्यान रखना दोस्तों। एक है ज्ञान की सुलभता यानी कि एक्सेस ऑफ नॉलेज, एक्सेसिबिलिटी ऑफ नॉलेज। दूसरा आता है ज्ञान के सिद्धांत, ज्ञान के सिद्धांत यानी कि नॉलेज कॉन्सेप्ट्स, और यू कैन से प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज। तीसरा आता है सृजन जिसको हम क्रिएशन बोलते हैं। फोर्थ आता है अनुप्रयोग यानी कि एप्लीकेशन। एंड फिफ्थ आता है सेवाएं। ठीक है, सेवाएं यानी कि सर्विसेज। ओके, ई गवर्नेंस भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ज्ञान की सुलभता, ज्ञान के सिद्धांत, सृजन, अनुप्रयोग और सेवाएं, ये दोस्तों इनकी जो रिपोर्ट्स हैं, रिपोर्ट्स 5 भागों में दोस्तों प्रस्तुत की गई थी। आयोग ने दोस्तों जो अपनी सिफारिशें थी वो 4 किस्तों में दोस्तों प्रस्तुत करी थी, 2006 से 2009 तक। और 2009 में दोस्तों जो इनका अपना जो संपूर्ण प्रतिवेदन था वो राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन, राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन, रिपोर्ट टू द नेशन, इस नाम से दोस्तों इनका प्रकाशित हुआ था। रिपोर्ट टू द नेशन, राष्ट्र के नाम प्रतिवेदन। माफ़ी चाहूँगा राइटिंग के लिए, थोड़ा सा इसमें लिखा नहीं जाता अच्छे से, तो फिलहाल फिर भी जो मैं बोल रहा हूँ उसको नोट डाउन कर लो। तो राष्ट्र के नाम से प्रतिवेदन के नाम से इनकी जो रिपोर्ट है वो दोस्तों प्रकाशित हुई थी। ओके, बात करेंगे दोस्तों 20वीं शताब्दी के टाइम पर। तो 20वीं शताब्दी के टाइम पर दोस्तों जब उस समय पर हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, तो उनको महसूस हुआ कि भैया इस समय पर अगर देश को आगे बढ़ाना है तो ज्ञानवान समाज का निर्माण करने की आवश्यकता है। अब ज्ञान को किस रूप में और कैसे दिया जाए, तो इसके लिए दोस्तों इन्होंने इस कमीशन का गठन किया था। और ये जो कमीशन है इसका गठन हुआ था 13 जून 2005 को। ओके, और इसके जो अध्यक्ष थे वो हम कई बार दोस्तों अपने वीडियो में बता चुके हैं, श्री सैम पैत्रोदा। इनकी अध्यक्षता में दोस्तों इस आयोग का गठन हुआ था। नेशनल नॉलेज कमीशन के नाम से दोस्तों इसको जाना जाता है। इसमें देश के 7 जाने माने विशेषज्ञ सदस्य भी नियुक्त किए गए थे जो जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट थे। ओके, और 2006 में इसने अपना काम करना स्टार्ट किया। 4 इन्होंने किस्तों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी। ये सभी फैक्ट्स आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के कार्य योजना दस्तावेज के 20वें भाग में किसका उल्लेख दोस्तों किया गया है? अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, इसका जो प्लान ऑफ एक्शन है,
ठीक है, बेसिकली इसको एक्शन प्लान डॉक्यूमेंट बोलते हैं, प्लान ऑफ एक्शन के नाम से भी जानते हैं। सो व्हाट इज मेंशन इन द 20th पार्ट ऑफ द एक्शन प्लान डॉक्यूमेंट ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986? क्या इसमें मेंशन है? अल्पसंख्यकों की शिक्षा, एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज, प्रौढ़ एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, प्रौढ़ शिक्षा मतलब सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य यानी कि कल्चरल पर्सपेक्टिव, या फिर भाषा विकास। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भाषा विकास। ओके, तो दोस्तों जो इसका 20वां भाग है, इसमें दोस्तों भाषा विकास यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में दोस्तों उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 मई 1986 में दोस्तों ये लागू हुई थी। हमारे बेसिकली जो हमारी पहली शिक्षा नीति थी दोस्तों वो थी 1968 में। ओके, और उसके बाद दोस्तों जो दूसरी शिक्षा नीति थी वो 1986 में। इसके बीच में भी दोस्तों एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी 1979 में। तो बेसिकली उस समय पे क्या हुआ था कि भाई सरकार चेंज हुई थी, जनता सरकार बनी थी, तो फिर उसके बाद क्या हुआ था कि उस समय पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति आ गई थी। फिर उसके बाद से 1986 है जिस पर पूरा प्रभाव 1968 का ही है। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये उस समय पर लागू हुई थी। उस समय पर जो प्रधानमंत्री थे वो उस समय पर राजीव गांधी थे। तो उस समय पर उन्होंने यही माना था कि इस समय पर जो हमारी देश की जो शिक्षा है बेसिकली वो भविष्य और वर्तमान की मांग के आधार पर नहीं है, तो इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई जाने की आवश्यकता है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी बेसिकली जो इसका दस्तावेज था वो तो आपका 12 भागों में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन ये पहली ऐसी शिक्षा नीति थी कि जिसका प्लान ऑफ एक्शन यानी कि कोई भी चीज है अगर हम एक नीति बना रहे हैं उसको पूर्ण कैसे किया जाएगा, कैसे धन जुटाया जाएगा, कैसे संसाधन जुटाए जाएंगे, इसका भी इन्होंने प्लान ऑफ एक्शन नाम से दस्तावेज भी प्रस्तुत किया था। अभी जो प्लान ऑफ दस्तावेज है या बेसिकली प्लान ऑफ एक्शन की हम बात करें, एक्शन प्लान डॉक्यूमेंट है, इसके कुल मिला के दोस्तों आपके 24 भाग थे। 24 भाग में से जो 20वां भाग है दोस्तों उसमें भाषा विकास के बारे में बताया गया है। ओके, तो जो 20वां भाग है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट के से संबंधित है। इसमें दोस्तों जो हमारी आधुनिक भारतीय भाषाएं हैं उनके विकास को के बारे में बोला गया है, और ये बोला गया है कि जो हिंदी है वो आपकी एक कम्युनिकेशन लैंग्वेज के रूप में डेवलप करनी है और इसके लिए आर्थिक सहायता देनी चाहिए। ठीक है, तो आर्थिक सहायता देने का इसमें प्रॉमिस किया गया, वायदा किया गया है। तो ये 20वां भाग है। ओके, तो आपने समझना है इस चीज को। अगला देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन भारत सरकार को कब सौंपा? ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के द्वारा, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग आप दोस्तों जानते हैं नेशनल एजुकेशन कमीशन, जिसको कि कोठारी आयोग के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। अब इसने जो अपना प्रतिवेदन है वो भारत सरकार को कब सौंपा था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 29 जून 1966 को। ठीक है, 14 जुलाई 1964 को दोस्तों जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है इसका गठन हुआ था। इसको दोस्तों कोठारी आयोग के नाम से भी जाना जाता है, कोठारी आयोग। ओके, इसको राष्ट्रीय शिक्षा आयोग हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको दोस्तों शिक्षा के समग्र शिक्षा पर दोस्तों इन्होंने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करना था। ठीक है, इन्होंने पूरे देश भर में जो समय पे तत्कालीन शिक्षा व्यवस्था थी उसका मूल्यांकन करना था, उसके गुण दोषों का विवेचन करना था, उसमें सुधार के दोस्तों इन्होंने उपाय देने थे। प्राइमरी लेवल हो, चाहे आपका माध्यमिक लेवल हो, चाहे उच्च लेवल हो, या फिर अन्य प्रकार किसी भी प्रकार की दोस्तों जो शिक्षा है उसके संबंध में इनको अपने सुझाव देने थे। कोठारी आयोग, दौलत राम कोठारी डीएस कोठारी जो कि दोस्तों इसके अध्यक्ष थे, और इनके द्वारा ही 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट को दोस्तों प्रस्तुत किया गया था। तो 1964 को इसका गठन हुआ, 14 जुलाई और 29 जून 1966 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया था। ठीक है, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्तिगत मूल्य के अंतर्गत कौन सा उदाहरण नहीं आता? विच एग्जाम्पल डज नॉट कम अंडर पर्सनल वैल्यूज? ठीक है, कौन सा नहीं आता है? आत्मनियंत्रण, शारीरिक शक्ति, आत्मसम्मान, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, तो पर्सनल वैल्यूज के अंतर्गत कौन सी नहीं आता? देखिए हमारे जो टॉपिक है उसमें मूल्य में एक पर्सनल वैल्यूज हैं, एक सामाजिक मूल्य है यानी कि सोशल वैल्यूज हैं। पर्सनल वैल्यूज एंड सोशल वैल्यूज, तो आपको बताना है कि पर्सनल वैल्यूज के अंतर्गत क्या नहीं आता है? सेल्फ कंट्रोल, शारीरिक शक्ति, आत्मसम्मान, या फिर व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों फिजिकल स्ट्रेंथ,
ये आपका व्यक्तिगत मूल्य के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, जो व्यक्तिगत मूल्य हैं बेसिकली ये वे नैतिक सिद्धांत हैं या विश्वास या आप इनको गुण कह सकते हैं जो किसी व्यक्ति के जीवन के व्यवहारों को, उनके निर्णयों को, उनकी प्राथमिकताओं को निर्देशित करते हैं। ओके, ये मूल्य हैं व्यक्ति की सोच, उसके दृष्टिकोण, उसके सामाजिक संबंधों को दोस्तों ये प्रभावित करते हैं। अगर मैं व्यक्तिगत गुणों की बात करूं तो जैसे इसमें आपका आत्मनियंत्रण दोस्तों आता है, इसके अलावा आत्मसम्मान आता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता आता है, ईमानदारी आता है, सहनशीलता इसके अंतर्गत आता है, आप कितने कर्तव्यनिष्ठ हैं, इसमें करुणा आती है, न्यायप्रियता आती है, आत्मनिर्भरता आती है। ये सभी दोस्तों आपके इसके अंतर्गत आते हैं, लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। अगला देखेंगे, आरटीई अधिनियम की धारा 12(1)(c) के अनुसार निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों को अपनी कितनी सीटें वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होती है। एज पर द सेक्शन 12(1)(c) of the RT Act, how many seats do private unaided school have to reserve for children of disadvantaged class? तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 25%। ये प्रश्न दोस्तों आपका पिछले बार प्रवक्ता स्क्रीनिंग में पूछा गया प्रश्न है। तो जो आरटीई की जो धारा है दोस्तों 12(1)(c), इसके अनुसार दोस्तों जो आपके निजी गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों को अपने स्कूल में 25% जो सीट हैं वो आपके वंचित वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होती है, या फिर ईडब्ल्यूएस श्रेणी के वंचित समूह के बच्चों के लिए 25% सीटें इनको आरक्षित करनी होती है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम दोस्तों 2009 भारत सरकार के द्वारा दोस्तों 1 अप्रैल 2010 को दोस्तों ये लागू किया गया था, जिसमें 6 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है या अधिकार इनके सुनिश्चित किए गए हैं। तो इसमें प्रमुख प्रावधान यही है कि दोस्तों जैसे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है, सभी बच्चों को कक्षा 1 से 8वीं तक की मुफ्त शिक्षा दोस्तों इसमें दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इनको स्कूल से नहीं निकाला जाएगा, ना ही फेल किया जाएगा। 25% का दोस्तों इनके लिए रिजर्वेशन किया गया है निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चों के लिए। ठीक है, इनके लिए इतनी सीटें आरक्षित की गई हैं। स्कूलों की बुनियादी सुविधाओं की दोस्तों इसमें बात करी है कि प्रत्येक स्कूल में योग्य एजुकेटेड टीचर्स रखे जाएंगे, पुस्तकालय बनाए जाएंगी, शौचालय बनाए जाएंगे, पेयजल की सुविधा होगी, खेल के मैदान होंगे। ठीक है, शिक्षकों को योग्यता दी जाएगी, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है, उचित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक, नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाएगा दोस्तों, जिसमें आपका CCE आता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इन सभी चीज़ों के बारे में बात की गई है। ठीक है, अगला देखेंगे, अब हिंदी का दोस्तों प्रश्न आ गया, रिक्त शब्द का उपयुक्त वाक्यांश क्या है? युद्ध में बड़ी कुशलता के साथ लड़ने वाला जिसका वंश लुप्त हो गया हो, पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को मिलने वाली संपत्ति जिसका वर्णन संभव ना हो। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को मिलने वाली जो संपत्ति होती है इसी को हम रिक्त बोलते हैं। ये संस्कृत मूल का दोस्तों शब्द है। बेसिकली इसका अर्थ यही होता है संपत्ति, विरासत या फिर धन। ओके, तो संपत्ति या फिर विरासत बेसिकली पुरानी पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को मिलने वाली जो संपत्ति है तो उसी को हम दोस्तों क्या बोलते हैं? रिक्त बोलते हैं। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि भाई जैसे राजा है उसकी मृत्यु के बाद उसका रिक्त उसके पुत्रों में बांटा गया, तो यानी कि उसके द्वारा जो उसकी जो संपत्ति है उसको उसके पुत्रों में बांटी गई। ठीक है, जैसे गरीब व्यक्ति है उसको हम बोलते हैं रिक्तहीन। रिक्तहीन यानी कि उसके पास कोई संपत्ति तो है नहीं। ठीक, तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। अगला देखेंगे, वागजाल का संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, वागजाल, तो वागजाल का जो संधि विच्छेद है दोस्तों वो है वाक धन जाल, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वाक धन जाल। तो वाक धन जाल दोस्तों आपका क्या है? संधि विच्छेद है। ठीक है, वाक का मतलब क्या होता है? बोलना, और जाल का मतलब क्या होता है? जटिलता। ठीक है, तो शब्दों का जाल आप इसको कह सकते हैं, या चतुराईपूर्ण वाणी है, इसी को हम वागजाल बोलते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं वाक धन जाल है तो कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ठीक,
तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। इसके बाद अगला आता है कीर्ति का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है, यानी कि कीर्ति का विलोम शब्द कौन सा है। तो आप देख सकते हैं इन चार ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कीर्ति का जो विलोम शब्द होता है वो होता है अपकीर्ति। कीर्ति का मतलब क्या है, जैसे कि यश, प्रसिद्धि, सम्मान, इसी को हम कीर्ति बोलते हैं। अपकीर्ति का अर्थ क्या हुआ, बदनामी, ओके, या बुरा नाम। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं, ठीक है। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, कलम तोड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है। सही लिखना, अच्छा लिखना, ज़्यादा लिखना, बेकार लिखकर प्रायश्चित करना, ठीक है। तो अगर आप कलम तोड़ना की बात करें तो इसका मतलब है अच्छा लिखना, अच्छा लिखना, उत्कृष्ट लिखना, बेजोड़ लिखना, ठीक है। तो बहुत अच्छा लिखना, उत्कृष्ट लिखना, बेजोड़ लिखना, तो इस तरह से दोस्तों आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब जैसे कोई कवि है या कोई पत्रकार है, किसी विषय पर अगर प्रभावशाली तरीके से कोई अनोखी रचना करता है तो हम कहते हैं कि भैया इसने कलम तोड़ दी, ठीक है। तो ध्यान रखना, जैसे कि भाई प्रेमचंद्र हैं, इसने अपनी कहानी में ऐसा यथार्थ चित्रण किया कि उन्होंने सचमुच में कलम तोड़ दी। तो आप समझ लीजिए कि बहुत अच्छा लिखना, बहुत सुंदर भाषा का प्रयोग करना, तो इसी को हम बोलते हैं कलम तोड़ना। अगला देखेंगे भानुमति का कुनबा मुहावरे का प्रयोग निम्न में से किसके अर्थ में होता है। भानुमति का जो कुनबा है वो आपका किसके अर्थ में होता है, ठीक है। भाई भतीजावाद, दूर के रिश्तेदारों का समूह, असामाजिक तत्वों का संगठन, या फिर बेमेल चीजों का समूह। तो भानुमति कुनबे का अर्थ क्या है दोस्तों, बेमेल चीजों का समूह। बेमेल, असंगत चीजों का जो समूह है उसी को हम भानुमति का कुनबा बोलते हैं। यानी कि जब आप अलग अलग और जो आपस में चीजें जो रिलेटेड नहीं है, ठीक है, असंबंधित जो चीजें हैं, उन लोगों को आप जबरदस्ती जब जोड़ के एक नया समूह बनाते हैं तो इसको हम बोलते हैं भानुमति का कुनबा, ठीक है। अब जैसे हम कहते हैं कभी कभार ये जो सरकार है वो अलग अलग विचारधाराओं वाली पार्टियों का भानुमति का कुनबा है जो किसी तरह से टिकी हुई है, ओके। तो भानुमति का कुनबा आप इस तरह से मान लीजिए कि जब आपके बेमेल चीज़ों का जब समूह बन जाए, जहाँ पर सबके आपके विचार अलग अलग हैं, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, भानुमति का कुनबा बोलेंगे। अगला देखेंगे प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों जो आपका रीजनिंग से संबंधित है। अब रीजनिंग के प्रश्न को दोस्तों कैसे करना है, लिखा है 1+1+1+1+ करके दोस्तों लिखा हुआ है। तो अब देखिए इस प्रश्न को कैसे किया जाएगा, थोड़ा सा इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ नीचे से दोस्तों स्टार्ट करेंगे। देखिए अगर मैं लिखता हूँ 1+2/3, 1+2/3, तो इसको दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर से एलसीएम लेंगे। यहाँ पर 1 और 3 का जो एलसीएम है, लॉसअप है, वो 3 आएगा। फिर 1 का गुणा 3 से हो जाएगा, यहाँ से 1 का गुणा 3 और 1 का गुणा हो जाएगा 2 से। तो ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 5/3, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये है 1+1/5/3 है, ठीक है। अब ये दोस्तों क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ऊपर उल्टा हो जाएगा, यानी कि 3 ऊपर चला जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे 1+3/5, ठीक है। अब 1+3/5 हो गया। फिर आप जब इसमें एलसीएम लेंगे तो फिर दोस्तों इस तरह से होगा, ये 5 हो जाएगा। तो हो जाएगा 5+3 यानी कि 8/5, ठीक है। तो इतना पार्ट हम दोस्तों यहाँ पर से 1+ जैसे हमने यहाँ पर एक किया, इतना पार्ट दोस्तों हम सॉल्व कर चुके हैं। फिर इसके बाद ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1+8/5 हम करेंगे। 1+1/8/5 लिखेंगे, ठीक है, यानी कितना पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा, फिर से दोस्तों हो जाएगा 1+5/8 उल्टा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 और 5 13/8, ठीक है। अब फिर दोस्तों यहाँ पर आपका ये हो गया, तो फिर हम दोस्तों यहाँ पर ऐसे लिखेंगे 1+1/13/8, यानी कि इतने पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं। इतने पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1+8/13। फिर यहाँ पर से हो जाएगा 13 एकम 13। फिर वैसे ही एलसीएम लेंगे दोस्तों, 13 और 13+8, तो 8 और 13 दोस्तों कितना हो जाता है, ये हो जाता है 21/13, ठीक है। और फिर अंत में ये वाला दोस्तों हम लिखेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1+1/21/13। तो ये हो जाएगा 1+13/21। देन उसके बाद फिर से आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो हो जाएगा 21, तो 21+13, 21 और 13 की हम दोस्तों बात करें तो ये बन जाता है 34। तो 34/21 आ जाता है,
तो इस तरह से आपका सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। ठीक, तो करना कुछ नहीं है दोस्तों, यहाँ पर आपने बेसिकली जो मेथड है फ्रैक्शंस की, भिन्नों को आपस में कैसे जोड़ते हैं, वो बस आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना है, जैसे 1+2/3 है, इसको आपने सॉल्व किया, जितना भी आएगा बेसिकली कितना आएगा 5/3 आएगा, तो आप 5/3 का फिर उल्टा कर देंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/5। ठीक है, फिर 1+3/5 करेंगे, उसको जब जोड़ेंगे तो फिर 8/5 आएगा। फिर आप यहाँ पर 1+1/8/5 लिखेंगे तो 1/5/8 लिख देंगे। फिर आपने ऐसे ही 1+5/8 किया, तो उसको जब आपने फिर उसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर से 13/8 आएगा। तो आप उसको लिखेंगे 1+1/13/8, फिर यानी कि 1 प्लस हो जाएगा 8/13। अब 1+8/13 है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फिर आपका आ जाएगा यहाँ पर से 21/13। तो ये हो गया आपका यहाँ पर 1 प्लस इसी तरह से 1/21/13, यानी कि 1+13/21 ये। और देन उसके बाद आप क्या करेंगे, लास्ट में जो एलसीएम लेंगे इसी का, जो लास्ट वाला आएगा, तो वो यहाँ पर से इस तरह से आ जाएगा 34/21, क्योंकि इसमें अगर आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 21+13/21। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका आ जाता है 34/21। तो इस तरह से आपने सॉल्व करना होगा, थोड़ा बहुत जो गणितीय संक्रियाएं हैं वो यहाँ पर आपको लगानी पड़ेंगी। इसके अलावा दोस्तों आप इसमें चाहें तो एक शॉर्टकट मेथड है, उसका भी दोस्तों आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती तो मैं आपको शॉर्टकट मेथड है उसका मैं प्रयोग बताऊंगा आपको कि आपने कैसे करना है। आप यहाँ पर देखिए, पहले आप ये 1 गिन लीजिए, कितने 1 है, 1 2 3 4 और 5। अब पांचवा वाला जो 1 है वो आपका बाहर है और बाकी में सब में क्या होना है, उल्टा होना है। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 में आपका क्या होगा, उल्टा होगा। तो देखिए सबसे पहले जैसे लिखा हुआ है 1+2/3। ठीक है, तो आप इसको दोस्तों कैसे लिखेंगे, आप क्या करिए 3 और 2 को ऐड करिए, 3 और 2 को क्या ऐड करके क्या आता है 5, तो 5 को नीचे लिखिए क्योंकि यहाँ पर क्या है, उल्टा होना है। ठीक है, ये आपका 1 में है, तो 3 और 2 को उल्टा करिए 5 आएगा। और जो इन दोनों में से आपका 3 और 2 है तो इन दोनों को ऐड करके इतना आता है, तो यहाँ पर आप क्या क्या लिख दीजिए, जो आपका छोटा वाला नंबर है उसको आप इस तरह से लिख दीजिए 3। ठीक है, फिर ऐसे ही मतलब कि इन दोनों में जो भी आपका नंबर होगा आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब जो बड़ा नंबर होगा उसको आप ऊपर लिख दीजिए, मतलब कि 2 और 3 में जो बड़ा है उस नंबर को आप ऊपर लिख दीजिए और इन दोनों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, फिर ऐसे ही एक ये वाला बन गया, फिर ऐसे ये वाला 1 आएगा, तो इस वाले 1 के लिए भी दोस्तों आप ऐसे ही करेंगे 1 प्लस जैसे 3/5 है, तो आप भी दोस्तों यहाँ पर ऐसे ही करेंगे भाई, 5 और 3 क्या करेंगे 8, तो 8 नीचे आएगा, फिर इन दोनों में से कौन है दोस्तों आपका 5 है। ठीक है, मतलब 3 और 5 में कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, तो आप इसको इस तरह से लिख दीजिए। ठीक है, ऐसे ही फिर आपका अगले एक में जाएंगे तो फिर वहाँ पर भी ऐसे ही करोगे 1+5/8। ठीक है, तो 5 और 8 है तो इन दोनों का सम कितना आएगा, 8 और 5 है 13, और दोनों में जो बड़ा है वो कौन है 8 है, तो 8 को ऊपर लिख लीजिए। ठीक है, ये वाला, अब ये वाला आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1+8/13। तो ऐसे ही सेम करेंगे, 8 और 13 और 8 है, इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ पर से आ जाएगा 21, और जो 13 है उसको ऊपर लिख देंगे। ठीक है, अब जो लास्ट वाला जो 1 है ये आपका कहीं रेसिप्रोकल नहीं है, मतलब कि इसका उल्टा नहीं होना, तो सिंपली आप क्या कर देंगे 13 और 21 आप क्या करेंगे, इन दोनों का सम कर देंगे, इन दोनों का जो सम है वो कितना आ जाएगा 34, और बट्टे का लिख दो 21 लिख दो। ये मतलब इस बार उल्टा नहीं करना है। ठीक है, अभी तक हम क्या कर रहे थे, दोनों का उल्टा कर रहे थे, यानी कि 13 और 21 है उसका सम करके नीचे आप उल्टा कर दे रहे थे, ऐसे ही 8 और 5 का सम करके हम क्या कर दे रहे थे, उल्टा कर देते। अब उल्टा नहीं करना है। ठीक है, आपने सिंपली क्या करना है, इसको उल्टा ही लिखना है। ठीक, तो इस तरह से आपका दोस्तों ये क्या होगी, प्रोसेस आपकी चलेगी जो आपने ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, तो ये आपने यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो ऐसे भी आप इसको कर सकते हैं, तो इस तरह से आपका 34/21 इसका राइट आंसर आ जाएगा, तो ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला देखेंगे प्रश्न, एक स्कूल में 504 छात्रों में लड़कियों लड़कों का अनुपात है 11:3, 12 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है, तो जो नया अनुपात होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो एक स्कूल है, एक स्कूल में दोस्तों आपको क्या दे रखा है कि एक तरह से अनुपात है वो आपको दिया हुआ है, एक सेकेंड जरा सा देख लेते हैं। तो जो अनुपात है वो आपको दिया हुआ है
और ये जो अनुपात है वो आपको 11:13 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब देखिए एक स्कूल है, अगर उसमें दोस्तों आपकी 504 लड़कियां हैं और उसमें 11:13 का अनुपात है, तो इसका मतलब ये है लड़के और लड़कियों में अनुपात अगर इतना है, तो अगर आपने दोस्तों लड़के निकालने हैं, ठीक है, तो कैसे निकालते हैं, देखिए मैं इसका एक आपको एक शॉर्टकट मेथड बताऊंगा, दो मेथड मैं आपको बताऊंगा जिससे दोस्तों हम इसको निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान रखेंगे, लड़के और लड़कियां, जब कोई भी राशि है वो अगर दो व्यक्ति हैं ए और बी में किसी रेशियो में बटे, यानी कि अगर ए रेशियो बी में बढ़ती है, तो अगर आपको ए का शेयर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ए बट्टे ए प्लस बी इंटू टोटल राशि। टोटल राशि जितनी भी रहेगी, जैसे मान लेते हैं एक्स है तो इंटू कितना हो जाएगा एक्स। बी का अनुपात निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बी बट्टे ए प्लस बी इंटू एक्स। ओके, तो टोटल लड़के, टोटल कितने हैं लोग दोस्तों, 504 है। ठीक है, तो अगर आपने दोस्तों इसमें लड़के और लड़कियों में अनुपात कितना है, 11:13, तो अगर आपने बताना है कि इसमें लड़के कितने हैं तो क्या करेंगे, 11/11 प्लस 13 गुणा 504। ठीक है, यानी कि अगर आपको रेशियो निकालना है लड़कों का तो 11 टोटल गुणा 504, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 11/24 गुणा 504। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो 4 से आता है, 4×6=24, और इसके अलावा यहाँ पर आ जाएगा 4×4, एंड देन इसके बाद हो जाएगा 4×2=8, 4×6=24, फिर इसके बाद 6×2=12, 6×6। तो अगर आप देखें तो 21 × 11 करेंगे तो 231 हो जाएगा, यानी कि इतने तो आपके क्या हैं, लड़के हैं। ठीक है, ऐसी आपको अगर लड़कियां चाहिए तो लड़कियां कितनी होंगी, तो अगर इतने लड़के हैं तो बाकी बची हुई लड़कियां होंगी, यानी कि 504 में से आप क्या कर दीजिए, 231 को माइनस कर दीजिए, या फिर आप इसको ऐसे रेशियो मेथड से भी निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लड़कियों का अगर निकालना होता तो कैसे निकालते, 13/11 प्लस 13 गुणा 504 करके इसको निकाल सकते हो, कोई समस्या नहीं है, यहाँ से भी निकल जाएगा। और या फिर आप क्या कर दो, 504 में से माइनस कर दो, तो 4 में से 1 गया 3, ठीक है, 10 में से 3 गया 7, यहाँ पर कितना बच जाएगा, 4, 4 में से 2 गया, तो यानी कि 273 आपकी क्या है, लड़कियाँ। 5, अब इसका मतलब 231 लड़के, 273 आपकी क्या है, लड़कियां हैं। ये दोस्तों यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, अच्छा उल्टा है, लड़कियां हैं, ये लड़कियां हैं 11:13, तो ये लड़के हैं। ठीक है, यानी कि 231 लड़कियां हैं, 273 लड़के हैं। ठीक है, आपको दे रखा है लड़कियां और लड़के इनमें अनुपात है 11:13, यहाँ पर दे रखा है लड़कियों और लड़कों में अनुपात। ठीक है, तो 11:13 मतलब उल्टा कर दो और कुछ नहीं। ठीक है, अब क्या रखा है कि 12 और लड़कियों को प्रवेश दिया जाता है, यानी कि हमें लड़कियों में जो है 12 और ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 231 प्लस कितना हो जाएगा, 12, यानी कि 3 और 4, यानी कि 243 अब आपकी लड़कियां बन गई, और लड़के कितने हैं, 273। तो अब इनका नया अनुपात निकालना, तो नया अनुपात कितना हो जाएगा, 243/273। इतनी लड़कियां हैं अब, और लड़के तो पहले से इतने ही हैं। तो अब यहाँ से अगर हम इसको निकालें तो कितना हो जाएगा, 3 से जाता है, 3×8=24, 3×3, 3×9=27, 3×3, यानी कि 81/91, तो यानी कि बी वाला ऑप्शन इसका राइट। ओके, सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो ऐसे इसको निकालने का तरीका रहता है। या फिर एक तरीका दोस्तों और भी है, एक तरीका और मैं आपको बताता हूँ। देखिए देखिए एक तरीका और है, जैसे मान लेते हैं कि 504 आपके टोटल बच्चे हैं। ओके, और इसमें लड़कियों और लड़कों का जो अनुपात है वो है इतना, 11:13। तो उसको कैसे निकालेंगे, 11x मान लेते हैं वो है लड़कियां, और 13x आपके क्या हैं, लड़के हैं। 11x और 13x लड़के और लड़कियां रहे होंगे, तो 11x बट्टे जब हमने 13x किया होगा तो x से x कट गया होगा, तो 11/13 आ गया। अब इसका मतलब है कि 11x अगर लड़कियां हैं, 13x अगर लड़के हैं, तो दोनों का अगर मैं कुल करूंगा तो किसके बराबर होना चाहिए, कुल छात्रों के बराबर होना चाहिए, यानी कि 504 के बराबर होना चाहिए। अब 11x और 13x करेंगे तो कितना आएगा, 24x, यानी कि 24x बराबर 504, तो x बराबर आ जाएगा 504/24। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, 6 चक्को 4×6=24, और ऐसे ही इसको करेंगे, 4×4,
4 दूनी 8, 4 छिके 24, तो यहाँ से हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 कम 6, यानी कि x बराबर आपका कितना आ जाएगा 21। ओके, तो x अगर 21 है तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, कुल लड़कियाँ, तो लड़कियाँ कितनी हैं, लड़कियाँ हो जाएंगी 11 गुणा 21, 11x रख देंगे यहाँ पर, x की जगह पर रख देंगे तो हो जाएगा 231, और जो लड़के हैं वो कितने हो जाएंगे, यहाँ से आप रख देंगे 13 गुणा 11, 13 गुणा 21, सॉरी 21, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको करेंगे 13 एकम 13 हो गया, 1 13 दूनी 26 और 1 27, तो 200 आपके 73 हो गए। अब फिर वही वाली बात है, लड़कियों में 12 लड़कियां और ऐड कर दी, यानी कि 231 प्लस क्या हो जाएगा 12, यानी कि 2 4 और 3, और इतने लड़के हैं, तो अब जो नया रेशियो हो जाएगा 243 बट्टे 273, और यहाँ से 3 अट्ठे 24, 3 कब 3, 3 नंबर 27, 3 तो यानी कि 81 रेशियो 91। तो ऐसे आप इसको निकालेंगे, तो ये भी आपका एक तरीका है, ठीक है। चलिए अब बढ़ेंगे आगे। अब अपने दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर से ऑड वन फिगर को पहचानना है, ठीक है। ABCD में अगर आप ध्यान से देखें तो दोस्तों ये जैसे स्टार है, इसके बाहर में दोस्तों आपका क्या है, एक चतुर्भुज है, फिर आपका एक चतुर्भुज है, इस तरह से है, ठीक है। सी वाले में दोस्तों अगर आप देखें तो यहाँ पर एक चतुर्भुज है, यहाँ पर भी एक चतुर्भुज है, फिर एक स्टार के ऊपर भी क्या आ जाता है, एक चतुर्भुज आ जाता है, कहने का मतलब एक पॉलीगन टाइप का आ जाता है। इसके बाद अगर हम बात करूँ बी की, तो है क्या कि यहाँ पर दोस्तों आपका एक चतुर्भुज है, फिर चतुर्भुज है, तो यहाँ पर क्या आ गया, पेंटागन आ गया। कहने का मतलब है स्टार के ऊपर पहले कुछ नहीं था, फिर आपका एक चतुर्भुज आया, फिर एक पंचभुज आया, ठीक है। तो अगले वाले ए में क्या आना चाहिए था, एक हेक्सागन आना चाहिए था, यानी कि जिसमें आपका षटभुज होता है, यानी कि इसमें 6 भुजाएं होती है। तो पहले इसमें कोई भुजा वाला नहीं था, फिर इसमें 4 भुजा वाला है, फिर 5 भुजा वाला, फिर इसमें यहाँ पर आपका एक सर्किल आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर ध्यान से देखें तो सर्किल नहीं आना चाहिए था, सर्किल का कोई भी रिलेशन नहीं है यहाँ पर। तो इस तरह से देखें तो ये वाला आपका क्या है, बिल्कुल अलग है, जो कि इन चारों में से अलग प्रतीत होता है। यहाँ पर सभी जगह पे देखें तो आपके क्या है, पॉलीगन है, ठीक है, जिनकी कुछ ना कुछ भुजाएं हैं, लेकिन यहाँ पर आपका एक सर्किल आ गया। तो सर्किल है, उसकी तो कोई भुजा होती नहीं है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये आपका अलग है। ओके, अगला देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, राज अपने घर से 10 मीटर उत्तर की ओर को चलता है, फिर बाईं मुड़ता है, 25 मीटर चलता है, फिर से बाईं मुड़ता है, 40 मीटर चलता है, फिर दाईं मुड़ता है, 5 मीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचता है। उसके घर से स्कूल किस दिशा में है, यानी कि राज वॉक्स 10 मीटर्स नॉर्थ फ्रॉम हिज हाउस। देखिए मान लेते हैं राज है, इसका हाउस यहाँ पर ए पर है, तो यहाँ पर से कहाँ की ओर को चलता है, 10 मीटर उत्तर की ओर को, ये होता है उत्तर। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये नॉर्थ है, इधर क्या होता है, ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, नीचे साउथ होता है, दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो 10 मीटर उधर की ओर को गया, ठीक है। इसके बाद टर्न्स लेफ्ट, यानी कि बाईं ओर मुड़ा। अब आप ही खुद सोचो, अगर ऊपर को जा रहे तो आपका बायां किस ओर को है, अब इधर की ओर को कितना गया, 25 मीटर की ओर को गया, ठीक है। एंड देन अगेन टेंस लेफ्ट, अब जब इधर को जा रहा है तो नीचे की ओर को चला जाएगा लेफ्ट होके, और इसके बाद ये कितना गया दोस्तों, यहाँ से 40 मीटर चला गया, ठीक है। देन टर्न्स राइट, अब जब ये नीचे की ओर को जा रहा होगा तो इसका जो राइट होगा कहाँ की ओर को होगा, इधर की ओर को, एंड 5 मीटर को गया, और यहाँ से दोस्तों स्कूल में पहुंच गया। अब आपसे बताना है कि ये किस डायरेक्शन में स्कूल, तो देखा जाए तो ये आपका किस डायरेक्शन में दोस्तों दिखाई दे रहा है, ये आप देख सकते हैं दोस्तों कि ये यहाँ पर जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में आप जानते हैं दोस्तों कि इधर को क्या है, इधर को है वेस्ट, और इधर को क्या है, साउथ है। तो ये बेसिकली क्या है, वेस्ट साउथ डायरेक्शन में है या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम दिशा में इसका जो स्कूल है वो अवस्थित है। तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, दिशा संबंधित प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हैं। अगला देखेंगे, अब दिए गए जो अनुक्रम है इसमें आपने अनुपस्थित पद का चयन करना है, सेलेक्ट द मिसिंग टर्म। बहुत बार दोस्तों आपका प्रश्न पूछा जाता है, तो एक बार दोस्तों इसको जब करते हैं तो सबसे पहले आप इसको बना सकते हैं, या फिर आप ऑप्शन में से भी दोस्तों इसको रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है भाई BBM, फिर डैश है, फिर AMB है, डैश है, फिर M है, फिर डैश है, फिर A डैश BB। अब यहाँ से तो दोस्तों क्लियर हो रहा है कि BB के बाद M आ रहा है, ओके। तो आप अगर इसको मैं भरूंगा, देखो मैं रेड से इसको भरता हूँ, तो यहाँ से आप इसका अंदाज़ा लगाइए कि जैसे देखिए यहाँ पर है BBM, देन इसके बाद यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, BB, अगर इसे M दिखाई दे रहा है तो फिर यहाँ पर BBM ही होना चाहिए, ठीक है। BBM इस तरह से बनना चाहिए, ओके, क्योंकि यहाँ पर आपको इस तरह से ये बनने को
हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी बी और एम के बीच में गैप है, बी और एम के बीच में एक बी है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों इसको ये बनना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर से ही आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे देगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जैसे बी बी एम है, ठीक है, और यहाँ पर भी बी बी एम है, तो बी बी एम से पहले यहाँ पर एम दिखाई देता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका एम हो सकता है। बी बी से पहले क्या रहा होगा, एम रहा होगा ना। इस तरह से दोस्तों बन सकता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर से जैसे कि आप देखें तो बी और एम इस तरह से बन रहा है। तो 1 2 3 4 5 यानी कि आपका जो 1 2 तीसरा और पांचवा बी और एम होना चाहिए। तो अगर आप यहीं पर से अगर आप देखेंगे तो जिसका तीसरा और पांचवा बी और एम हो, जैसे कि तीसरा और पांचवा बी और एम है, तीसरा और पांचवा बी और एम, यानी कि सी और डी में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। अब थोड़ा सा फिर इसको और बनाते हैं, देखिए जैसे कि यहाँ पर है कि भैया बी बी से पहले यहाँ पर एम है, तो यहाँ पर क्या रहा होगा, एम रहा होगा। तो स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए, एम से होनी चाहिए, ठीक है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सी वाला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर से होगा दोस्तों एम बी बी एम, एम बी बी एम, फिर ऐसी एम बी बी एम होगा। इसके बाद यहाँ पर क्या रहा होगा दोस्तों, यहाँ पर जैसे आपका ये है एम बी बी एम, देन उसके बाद ये ए रहा होगा, जैसे कि यहाँ पर दिखता है, तो एम बी बी एम ए ए, एम बी बी एम ए ए, देन एम बी बी एम ए। तो इस तरह से आप दोस्तों इसको बना सकते हैं, या फिर आप क्या करें, सारे ऑप्शन रख के भी आपको कोई ना कोई पैटर्न यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सी वाला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाता है, इसका राइट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से जो मिसिंग टर्म है उसको भी आपने यहाँ पर पकड़ना होगा, कोई ना कोई आपको पैटर्न यहाँ पर देखना होगा। इस पैटर्न को पहचानने के लिए आप ये देखिए कि यहाँ पर कोई पैटर्न बन रहा है, उसी को दोस्तों यहाँ पर हिट एंड ट्रायल की मदद से आप ट्राई करें, एंड देन उसके बाद आप जब एक दो भर देंगे तो उसी से आपको अंदाजा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो एम बी बी एम ए ए, एम बी बी एम डबल ए, एम बी बी एम डबल ए, इस तरह से चल रहा है, ठीक है। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो आपका फिर आपका उत्तराखंड से है। तो देखेंगे कि भैया तुबेरा बाजियो तिमली उत्तराखंड में किस जनजाति के लोकगीत हैं, थारू के, बुक्सा के, राजी के, भोटिया के, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ये भोटिया जो जनजाति हैं इनके दोस्तों लोकगीत हैं, ओके। तो भोटिया दोस्तों ये हैं कि बेसिकली अपनी रक्षा और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ही आपके ये तुबेरा बाजू और तिमली, ठीक है, ये आपके क्या करते हैं, ये बेसिकली ये जो लोकगीत हैं इनको गाते हैं, और ये अपने जो देवी देवताएं हैं इनकी दोस्तों पूजा करते हैं। जैसे कि इनके जो देवताएं हैं वो हैं भूमियाल, ग्वाला, नंदा देवी, कैलाश पर्वत है ना, हाथी पर्वत, इन सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं। और इसके अलावा जो तुबेरा है, बाजू है, तिमली है, ये इनके दोस्तों क्या हैं, इनके प्रमुख लोकगीत हैं। जैसे तुबेरा की बात करें तो ये रसिया गीत होते हैं, ठीक है। बाजू की बात करें तो ये बेसिकली क्या है, वीर रस प्रधान से संबंधित गीत है, यानी कि वीर रस से रिलेटेड ये गीत होते हैं। तिमली आपके सामाजिक विषय पर आधारित गीत होते हैं, ठीक। तो ये उत्तराखंड के भोटिया जनजाति के प्रमुख गीत हैं। तो तुबेरा, बाजू और तिमली। अगला देखेंगे, आपने बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है, सही सुमेलित है जो बताना है। जैसे कि शैलाश्रय चित्रस्थल है और आपने जनपद बताना है जहाँ पर से आपको शैलाश्रय में चित्र मिले। सबसे पहले बात करेंगे काला माटी, किमनी गांव, फड़का नौली और मल्ला पैनाली। तो इसका राइट ऑप्शन दोस्तों क्या है, मल्ला पैनाली करेक्ट है। मल्ला पैनाली दोस्तों कहाँ पर है, अल्मोड़ा में दोस्तों ये अवस्थित है, ठीक है। बाकी अगर जैसे बात करें जैसे काला माटी है, तो काला माटी दोस्तों चंपावत में नहीं है, ये भी कहाँ पर है, अल्मोड़ा में ही अवस्थित है, ठीक है। सुयाल नदी के पास पे ही है दोस्तों ये, और दीना पर्वत श्रृंखला है इसकी पूर्वी दिशा पर दोस्तों ये अवस्थित है, ठीक है। मतलब उसको हम डीना पानी बोलते हैं, तो डीना पानी के आसपास ये, ठीक है। और फिर इसके बाद जो किमनी ग्राम है ये तो दोस्तों आपका चमोली में अवस्थित है, ठीक है। फड़का नौली की हम बात करें तो ये भी दोस्तों आपका अल्मोड़ा में ही अवस्थित है, ठीक है। फड़का नौली, फलसीमा, अल्वेथा, पेटसाल, ठीक है, मल्ला पैनाली, ये सभी दोस्तों आपके क्या हैं, कुछ शैलाश्रय हैं जहाँ से जो कि अल्मोड़ा में अवस्थित हैं, और यहीं से आपके प्रमुख प्रागैतिहासिक काल के मानव जाति के
साक्ष्य मिले। ठीक है, बात करेंगे अगला, उत्तराखंड में अंदूरी उत्सव या फिर मक्खन त्योहार कहाँ बनाया जाता है। ठीक है, बटर फेस्टिवल। तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में दोस्तों बनाया जाता है दयारा बुग्याल में। ठीक है, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में दोस्तों ये दयारा बुग्याल में मनाया जाने वाला त्योहार है जिसका नाम है अंदूरी उत्सव। इसको हम मक्खन त्योहार या फिर बटर फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि ये भगवान कृष्ण को समर्पित है और इसको मक्खन होली के नाम से भी जाना जाता है। ये त्योहार हर साल जो है संक्रांति के अवसर पर दोस्तों आयोजित किया जाता है। अगला देखेंगे जनपद बागेश्वर किन जिलों से दोस्तों घिरा हुआ है। जनपद बागेश्वर किन जिलों से दोस्तों घिरा हुआ है। पिथौरागढ़, चंपावत, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली, चमोली, पौड़ी, अल्मोड़ा या फिर पिथौरागढ़, चमोली और पौड़ी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चमोली। यहाँ से दोस्तों जो आपका बागेश्वर है ये दोस्तों आपका घिरा हुआ है। बागेश्वर की दोस्तों मैं जैसे बात करूँ तो बागेश्वर के अगर मैं बात करूँ तो इसकी स्थापना हुई थी 1997 में। ओके, पहले ये अल्मोड़ा जिले का ही दोस्तों हिस्सा हुआ करता था। सरयू और गोमती के संगम पर ये जो बागेश्वर है दोस्तों ये अवस्थित है और यहाँ पर बागेश्वर का मंदिर है जो कि भगवान शिव को समर्पित है, बागेश्वर नाथ का मंदिर। और बागेश्वर की दोस्तों मैं बात करूं तो इसके पश्चिम में यानी कि जैसे अगर बागेश्वर की बात करें तो इसके पश्चिम में और उत्तर पश्चिम में यानी कि इधर की साइड को आपका चमोली है। ठीक है, इसके अलावा पूर्व और उत्तर की अगर मैं साइड की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपको पिथौरागढ़ दिखाई देगा। ठीक है, और दक्षिण क्षेत्र में यहाँ पर इसका अल्मोड़ा होगा। ठीक है, तो चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा इस तरह से दोस्तों यहाँ पर इसकी बाउंड्री में स्थित है। ओके, बहुत महत्वपूर्ण जगह बागेश्वर, पहले इसका नाम व्याघ्रेश्वर हुआ करता था। ठीक है, अगला देखेंगे चिपको आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया के रूप में दोस्तों आरंभ हुआ था। शेल स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री, साइमन गुड्स स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री, स्प्रिंगर स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री या फिर साउथहैम्पटन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री। तो इसका आंसर है दोस्तों साइमन स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री। चिपको आंदोलन है दोस्तों ये 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी चमोली जिले से, तसोली ग्राम में दोस्तों ये स्टार्ट हुआ था। तो बेसिकली उस समय पर जो इलाहाबाद की स्पोर्ट्स गुड्स फैक्ट्री थी, साइमन स्पोर्ट्स गुड फैक्ट्री या गुड्स कंपनी साइमंड्स है, इनको दोस्तों इन्होंने पेड़ काटने से रोका था। 14S के जो पेड़ थे इनको काटने से रोका था और इस कारण से ही बेसिकली जो आपका चिपको आंदोलन है ये आपका दोस्तों यहाँ पर स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो यही दोस्तों यहाँ पर से हुआ था। इस समय पर जो ग्रामीण थे गोपेश्वर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर जो रामपुर है इनके जंगलों में साइमंड्स के जो एजेंट थे यानी कि इस फैक्ट्री के जो एजेंट्स थे इनको दोस्तों यहाँ पर पेड़ काटने से रोका गया था। ठीक है, तो इसकी प्रतिक्रिया के रूप में ये स्टार्ट हुआ था। अगला बात करेंगे विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, ये कब मनाया जाता है। 3 मई, 5 जून, 5 दिसंबर, 5 मई, 3 जून। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस दोस्तों आपका 3 मई को मनाया जाता है। और ये जो दिवस है दोस्तों पत्रकारों की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार को बनाए रखने के लिए या बनाए रखने के लिए ही ये दोस्तों बनाया जाता है। इनमें जागरूकता फैलाने के लिए दोस्तों ये बनाया जाता है। बेसिकली ये पत्रकारों की आज़ादी को सुनिश्चित करने के लिए ये जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है ये दोस्तों आपका बनाया जाता है। इसको संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA के द्वारा 1993 में ये घोषित किया गया था। ठीक है ना, इसका जो आयोजन है वो यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसके संस्थापक कौन थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक दोस्तों कौन थे, ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले ने 12 जून 1905 को दोस्तों करी थी, ध्यान रखेंगे। और इसका जो उद्देश्य था वो यही था कि भारत समाज में
शिक्षा, सामाजिक सुधार और जो राष्ट्र सेवा है इसको बढ़ावा देना। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इसने कई योग्य नेताओं को भी दोस्तों तैयार किया था। ठीक है, राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने के उद्देश्य से दोस्तों इसको बनाया गया था। इसके बाद अगला देखेंगे, भारत में विदेशी विनिमय संचय का रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज है उसका रखरखाव किसके द्वारा किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार या फिर भारतीय आयात निर्यात बैंक। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, जो फॉरेक्स रिजर्व है इसका जो प्रबंधन है वो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा दोस्तों किया जाता है। विदेशी विनिमय जो है यानी कि फॉरेक्स एक्सचेंज है उसका रखरखाव आरबीआई यानी कि जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसके द्वारा दोस्तों किया जाता है। ठीक है, तो विदेशी मुद्रा है उसको भंडार करना, विनिमय दर नीति को नियंत्रित करना, विदेशी मुद्रा लेन देन की निगरानी करना, फेमा जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये सभी दोस्तों आपके क्या हैं, आरबीआई के प्रमुख कार्य के अंतर्गत दोस्तों आते हैं। ठीक है, तो आरबीआई के द्वारा ये कार्य किया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बल विरोध विषयक संबंधी उपबंध है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, जो दल बल की हम बात करते हैं, दल बदल विरोध, तो ये आपका जो उपबंध है दोस्तों ये 10वीं अनुसूची में किया गया है। भारतीय संविधान के आपके 10वीं अनुसूची में यानी कि 10th शेड्यूल में ही दल बल विरोधी कानून से संबंधित आपके जो उपबंध हैं दोस्तों वो दिए गए हैं। और इसे बेसिकली जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम है 1985 के तहत पे दोस्तों इसको जोड़ा गया था, 52वां संविधान संशोधन। ठीक है, बेसिकली इसका जो मेन काम वही है कि जितने भी हमारे राजनीतिक दल हैं उनमें डिसिप्लिन बनाए रखना और जो दल बदल है उसको बेसिकली रोकना है। ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पर जैसे जो हमारे जो एमपीज होते हैं, सांसद होते हैं या फिर एमएलएज होते हैं, ये दल बदल करने पर ये अयोग्य ठहराने का भी दोस्तों इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है, दल बदल में आपने देखा होगा कि दोस्तों जैसे भी कोई निर्वाचित सदस्य अपने दल को त्याग कर किसी अन्य दल में शामिल हो जाता है। ठीक है, या फिर कोई आपका निर्दलीय प्रत्याशी है वो चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। ठीक है, और इसको दोस्तों हम क्या बोलते हैं, दल बदल की दोस्तों स्थितियां बोलते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे प्रश्न, किस भारतीय पैरा एथलीट ने पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीता था। तो पेरिस पैरालंपिक 2024 में पुरुषों की ऊंची कूद में स्वर्ण पदक जीतने वाले थे कौन, प्रवीण कुमार। सी वाला ऑप्शन दोस्तों राइट हो जाएगा। जो प्रवीण कुमार हैं ये भारतीय पैरा एथलीट हैं और इन्होंने पुरुष की ऊंची कूद में स्वर्ण पदक दोस्तों आपका जीता था। ठीक है, और इन्होंने एक तरह से एक ये रिकॉर्ड भी दोस्तों स्थापित किया था। तो यहाँ पर दोस्तों इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने लगातार 3 पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने का भी रिकॉर्ड बनाया, तो पहले ये भारतीय बने। ओके, तो ध्यान में रखेंगे। एक सेकंड, थोड़ा सा दोस्तों ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये मैं आपको जो बता रहा था ये आपका प्रवीण कुमार ने तो दोस्तों आपका एक तरह से स्वर्ण पदक जीता। ये जो मरियन थंगावेलु है, ठीक है, इन्होंने आपका जो है ये इन्होंने कांस्य पदक दोस्तों जीता था। ठीक है, और इन्होंने लगातार 3 बार पदक जीतने का रिकॉर्ड दोस्तों बनाया। तो थोड़ा सा प्रवीण कुमार नहीं, मरियप्पन थंगावेलु। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। तो ये था दोस्तों आपका आज के प्रश्न। ठीक है, इसको सही कर लेंगे। तो मरियप्पन थंगावेलु हैं, इन्होंने लगातार 3 बार जीते पदक, जबकि प्रवीण कुमार हैं इन्होंने जीता गोल्ड मेडल और इन्होंने जीता का कांस्य पदक। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा यहाँ पर करेक्ट कर लेंगे। चलिए, तो ये हो गया दोस्तों आपका आज का मॉडल पेपर। आई होप कि दोस्तों आपको आज का मॉडल पेपर अच्छा लगा होगा और आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट पेपर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।